मैं दूसरे में किया हूँ। चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हमारे सारे स्टूडेंट हैं, जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं सारे जल्दी से ज्वाइन होंगे जी। चलिए आज स्टार्ट करेंगे। लाइट का आज पूरे जितने भी पार्ट्स बचे हैं उस सबको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जी, है ना। चलिए, हाँ गुड आफ्टरनून भगवती जी, गुड आफ्टरनून। चलिए आइए सभी लोग ज्वाइन होंगे जल्दी से। तो लाइट में आज हम लोग पढ़ेंगे जी किसके बारे में? अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे जी? अपवर्तन के बारे में। हाँ ठीक है, कल का क्या क्या पढ़े थे समझ में आ गया था, है ना। परावर्तन आप लोग देख लिए थे, है ना। तो बोलिए जितने भी आपके क्या क्या थे, आपके दर्पण वर्पण थे सबके बारे में देखे हो आप लोग, ठीक है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उनसे क्या क्या मतलब इमेज कहाँ कहाँ बनता है, कैसे कैसे बनता है, सबके बारे में आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। चलिए तो आज स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के बारे में। किसके बारे में जी? अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। चलिए, तो अपवर्तन कैसे होता है, किसी को पता है क्या जी? बता पाएंगे? जब क्या होता है, दो मीडियम रहता है, दो मीडियम मतलब दो माध्यम, तो क्या हो जाता है, प्रकाश किसी एक माध्यम से होके किसी दूसरे माध्यम में चली जाती है, तो वो क्या हो जाता है, अभिलंब से, ठीक है, या तो वो दूर हट जाती है या तो उसके पास आती है। यानी कहने का मतलब अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे, लिख लेना आप लोग यहां पर अपवर्तन के बारे में। चलिए अपवर्तन को लिखते हैं, क्या है जी? जब प्रकाश, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो प्रवेश करती है तो वह अपने, वह अपने वास्तविक मार्ग, वह अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाती है ना। क्या हो जाती है जी? विचलित हो जाती है, हो जाती है। तो इसे, इसे प्रकाश, प्रकाश की, तो इसे प्रकाश की क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। समझ पाए जी? क्या बोला मैं यहाँ पर? जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने वास्तविक मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे फिर? प्रकाश के अपवर्तन कहेंगे। समझ पाए क्या? चलिए देखो, जब क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरणें क्या हो जाता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। लेकिन वही कोई प्रकाश किरण क्या हो जाता है जी, आपका विरल माध्यम से, विरल माध्यम से वो क्या होता है, सघन माध्यम में जब जाती है तो वो क्या हो जाता है आपका, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर चीजों को वन बाय वन, तो समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे चलते हैं, ये समझ में आएगा। डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। ये आपका, ठीक है, जैसे प्रकाश क्या होती है जी, आ रही है ना। तो आ रही है, दैट मीन्स आपको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये आया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपतित किरण होगा। क्या होगा जी? आपतित। आने वाले किरणों को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर जिस बिंदु पर आपका मिलती है ना,
तो उस बिंदु पर हम क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं वर्टिकली, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ये जो पृष्ठ है ना, ये वाला पृष्ठ, इस पृष्ठ को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहते हैं जी, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। चलिए तो देखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपतित किरण आ रही है, ठीक है। अब ये क्या है मेरा, देखो, अगर ये मेरा क्या रहता है, विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम जी, विरल माध्यम। देखो इस लाइन के ऊपर आपका विरल माध्यम है, नीचे क्या हो जाएगा आपका सघन माध्यम है, मान लीजिए क्या होता है जी आप यहाँ पर सघन माध्यम। तो नीचे साइड वाला हमारा सघन माध्यम है और ऊपर वाला क्या है आपका विरल माध्यम। तो जब विरल से सघन में आते हैं ना, तो याद रखना, अगर ये अपवर्तक पृष्ठ नहीं रहता तो ये क्या हो जाता, सीधा चला जाता। सीधा जाता कि नहीं जाता, सीधा चला जाता। लेकिन जब क्या हो जाता है, अपवर्तक पृष्ठ आता है, तो ये क्या हो जाता है, हल्का सा झुक जाता है। क्या हो जाता है जी, झुक जाता है। ये हल्का सा किधर झुक जाएगा, इधर की ओर झुक जाएगा, ठीक है। तो याद रखना क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा हमारा जी, यहाँ पर क्या कोण कहलाएगा, वो आपका अपवर्तन कोण कहलाएगा। ये आपका कोण बनाएगा, ये आपका आपतन कोण होगा, जिसको हम आई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपकी अपवर्तन कोण बनाएगा। क्या बनाएगा जी, अपवर्तन कोण बना लेगा। क्या बना लेगा, अपवर्तन कोण, ठीक है। जब क्या हो जाता है, देखो याद रखना, जब कोई आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण क्या हो जाती है, किसी अपवर्तक पृष्ठ से टकराती है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। समझ पाए, तो क्या होगा, देखो जब विरल से सघन में आएगा तो क्या हो जाएगा, अभिलंब वाले जो भी आपका लाइन है उसकी तरफ क्या हो जाएगा, झुक जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये आपका अपवर्तन का क्या हो जाता है, घटना है, ठीक है। आगे एक तरीका और ऐसे होगा, चलिए देखेंगे यहां पर। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो आपकी किरण है जो बाहर निकल रही है किसी अपवर्तक पृष्ठ से, इसको क्या कहते हैं अपन लोग, आप क्या कहेंगे इसको, अपवर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे जी, अपवर्तित किरण। चलिए अपवर्तित किरण है, ठीक। चलिए इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे, जब क्या होगा, आपतित किरण यहाँ पर आ रही है, ठीक है, चाहते तो ये सीधा निकल जाते ऐसे, है ना, लेकिन वो क्या है आपका थोड़ा सा बैंड होकर के आगे चला जाएगा ऐसा, ठीक। तो देखो हुआ क्या, यहाँ पर उसको जाना था तो ऐसे सीधा जाना था, लेकिन सीधा ना जाकर के वो क्या हो गया जी आपका, वो ऐसे हल्का सा टेढ़ा गया, है ना। तो याद रखना, वो यहाँ पर ये क्या चीज है जी आपका, अभिलंब। ये क्या है जी, अभिलंब, है ना। और ये क्या कहलाता है आपका, अपवर्तक, परावर्तन नहीं ना, अपवर्तक पृष्ठ है ना। और ये आपका माध्यम कौन सा है, सघन। कौन सा माध्यम, सघन। ऊपर वाला सघन माध्यम ले लिया मैंने, ठीक है। सघन माध्यम मतलब जैसे कांच हो गया, है ना, पानी हो गया, ये क्या होता है आपका सघन माध्यम, ठीक है। ऊपर वाला सघन माध्यम है, कांच है, पानी है, कुछ भी है, ठीक है, वो आपका वस्तु जो होगा क्या होगा, सघन माध्यम कहलाएगा। और नीचे जो इधर पे है वो क्या है, वायु है। क्या है, वायु। तो वायु नहीं आपका क्या हो जाता है, विरल माध्यम, ठीक है। तो ये आपको इधर पे क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। चलिए तो क्या होगा यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा, किरणें क्या हो जाती, थोड़ा सा दूर हट जाती, ठीक है। क्या हो जाती, किरणें थोड़ा सा दूर हट जाती है, ये आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखो, ये सघन माध्यम से अगर क्या हो जाता है, विरल माध्यम में एंटर करती है, तो याद रखना क्या होगा जी, यहाँ पर ये थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये कौन सी किरण है जी, अपवर्तित किरण। कौन सा है जी, अपवर्तित किरण। चलिए तो अगर आपको पूछा जाए प्रश्न में पूछता है, ठीक है, कि बोलेगा कि प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से किधर जाती है, तो अविलंब से दूर हटती है, ठीक है, याद रखिएगा। और विरल से जब सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या जाती है, झुक जाती है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना है ना। अब इसमें ये चीज याद रखेगा कि जब प्रकाश किरणें अपवर्तित होकर के जाती है तो उसके क्या क्या चीजों में परिवर्तन होता है और क्या चीजों पर परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखना, अपवर्तन के पश्चात, नोट कर लीजिएगा, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, अपवर्तन के पश्चात क्या होगा जी, यहाँ पर याद रखिएगा, अपवर्तन के पश्चात जो हमारी प्रकाश किरणें जब जाती है तो वहां पर आपका अपवर्तन के पश्चात उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसमें जी, आवृत्ति में। तो याद रखना, यहाँ पे लिखना, अपवर्तन के पश्चात आवृत्ति में
कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसके आयाम, आयाम मतलब एम्पलीट्यूड, ठीक है, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य, क्या चीज जी, तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। इस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। क्या क्या बोला, अपवर्तन के पश्चात आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उसके क्या क्या चीज बदल जाते हैं जी, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य और परिवर्तन, मतलब ये सारी चीजें क्या हो जाती है, बदल जाती है, ठीक है। जब क्या होगा देखो याद रखना, जब विरल से सघन में जाती है तो उसकी वेग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, वेग कम हो जाती है, ठीक है। जब विरल से सघन में जाती है तो क्या हो जाती है, उसकी वेग आपका कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सघन से विरल में जाती है तो उसकी स्पीड थोड़ा सा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इस चीज को याद रखना जी, ठीक। तो ये चीज क्या क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या क्या चीजें बदल जाती हैं, तो अपवर्तन के पश्चात यहाँ पर आपका आवृत्ति बदल जाता है, साथ साथ उसका क्या हो जाता है, आयाम, वेग, तरंग दैर्ध्य ये सब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे चले, समझ पाए सभी लोग, सबको क्लियर हुआ जी, यस सर नो, सारे स्टूडेंट को क्लियर हुआ जी। चलिए आगे आते हैं अपवर्तन के नियम, क्या देखेंगे जी अपन, अपवर्तन के नियम। चलिए तो देखते हैं अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम क्या क्या नियम होते हैं। चलिए तो पहला ये होता है, याद रखेगा, आपतित किरण, क्या क्या जी, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, क्या चीज जी, अभिलंब। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं, क्या होते हैं जी, एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, ठीक है, समझ पाए जी। हाँ मैं क्या बोला यहाँ पर, जो आपतित किरण है, जो यहाँ देखो ये आपतित किरण और ये आपका ये वाला अपवर्तित किरण, ठीक है, ये सभी और आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पर ये अभिलंब सभी क्या हो जाएंगे, एक ही तल में क्या होंगे, स्थित होंगे, ठीक है जी। ये हो गया पहला नियम, ठीक। अब दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव क्या हो जाता है, नियत रहता है, क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। क्या क्या बोला मैं, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, ठीक है, उनका अनुपात क्या होता है, हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखोगे, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण मतलब आई, क्या होता है जी, आई, आपतन कोण की ज्या, यहाँ पे लिख लेना, आपतन कोण कौन सा है जी, आपका आई है, आपतन कोण की ज्या, ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, दैट मीन्स आपका अपवर्तन कोण कौन सा है जी, आर ना, आर लिखते हैं यहाँ पर, आर, आर की ज्या का अनुपात, का अनुपात सदैव नियत होता है, क्या होता है जी, सदैव नियत होता है। दैट मीन्स आपका ऐसा लिख सकते हैं, साइन आई, ज्या मतलब साइन को इंडिकेट करते हैं, किसको, साइन को, तो साइन आई आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या दैट इज साइन आर, तो ये सभी वैल्यू क्या रहता है आपका जी, नियत रहता है, क्या रहता है जी, नियत, ठीक है। ये क्या होती है जी, नियत, दैट इज नियत रहना मतलब कांस्टेंट, दैट इज हम उसको मान लेते हैं म्यू, मान ले जाए, क्या ले लेते हैं जी, म्यू, तो दैट इज यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, दैट इज हम स्नेल लॉ कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम, क्या कहते हैं जी, स्नेल का नियम। स्नेल के नियम में क्या कहता है, जो अपवर्तनांक होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर का क्या हो जाता है, रेशियो होता है, ठीक है, साइन आई और साइन आर का रेशियो होता है, ठीक है जी। तीन फार्मूले को याद रखिए आप लोग, है ना। चलिए ये हो गया,
ये आपका मिलेगा साइन आई करके, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएंगे जी, ये फार्मूले हो जाएंगे। समझ पाए क्या? ठीक है, चलिए आगे चलें। तो ये आपका क्या हो गया, अपवर्तन के नियम हो गए, ठीक है, रूल्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। चलिए अगले चलें। चलिए आगे आते हैं, देखेंगे अपन लोग। ये तो अपवर्तन के नियम हुआ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे अपवर्तनांक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी? अपवर्तनांक। ठीक, चलिए क्या देखेंगे, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं जी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए ये आपका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है दैट इज अपवर्तनांक जो होता है वो किनका किनका अनुपात होता है। तो याद रखना, जो अपवर्तनांक है दैट इज जो म्यू है, वो हमारा क्या हो जाता है, याद रखिएगा, प्रकाश का वेग दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा किसमें, आपका वायु या निर्वात में, वायु निर्वात में प्रकाश का वेग। फिर दूसरा होता है प्रकाश का वेग किसी माध्यम में, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में, यानी कि कोई माध्यम होगा, उस माध्यम में प्रकाश का वेग, ठीक है। ये इनकी रेशियो क्या कहलाता है, आपका अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। चलो तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? सी बाई बी होगा। देखो ये आपका क्या हो जाएगा, वायु निर्वात में प्रकाश का वेग होगा, और जो वी होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रकाश का वेग किसमें होगा, माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश का वेग होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका अपवर्तनांक कहलाता है जी, ठीक है। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है, और ये फार्मूले हो जाएंगे इसी का, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका अपवर्तनांक का फार्मूला हुआ, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अपवर्तनांक देखेंगे किस किस माध्यम का अपवर्तनांक कितना कितना होता है, ठीक है जी। चलिए तो देखेंगे यहाँ पर अन्य माध्यम, यानी या फिर माध्यमों की, कुछ माध्यमों की क्या अपवर्तनांक देख लेते हैं। कुछ माध्यमों की अपवर्तनांक। चलो कुछ माध्यमों के अपवर्तनांक देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे, पहले देखते हैं अपन लोग जी किसका, निर्वात का देखते हैं। किसका जी? निर्वात का। तो याद रखिएगा निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो शून्य होता है। क्या होता है जी? शून्य। तो निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? शून्य। उसके बाद आता है वायु। क्या था? वायु या हवा ले लो, ठीक है। उसकी क्या हो जाती है जी, याद रखना, उसका लगभग होता है आपका 1.008। कितना होता है जी? 1.008 होता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जल का। जल का जो आता है वो आपका 4/3 होता है, जो लगभग 1.33 होता है। कितना होता है? 1.33 होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, जल के बाद निर्वात हो गया, वायु हो गया, जल हो गया। अब आता है क्या चीज जी? कांच। क्या आता है जी? कांच। तो कांच का होता है 1.5 होता है। अब उसके बाद आता है जी हीरा। किसका जी? हीरा। तो हीरा का होता है 2.48 होता है। कितना होता है जी? हीरा का 2.48 होता है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, इसके अपवर्तनांक हो जाएंगे, ठीक है जी। ये सारी चीज को याद रखिएगा, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन वगैरह आएगा तो उसमें आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए, तभी बन पाएगा, ठीक है जी। तो याद रखना, निर्वात में आपका क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। वायु में कितना होता है अपवर्तनांक? 1.008। जल में कितना होता है? 4/3, 1.33, ठीक है। कांच का क्या होता है? 1.5 होता है, और हीरा का कितना होता है? 2.48 होता है। और याद रखना, जो अपवर्तनांक है वो मात्राहीन रहता है। क्या रहता है जी? मात्राहीन, मतलब इसमें कोई राशि नहीं होती, ठीक है जी। समझ पाए क्या? चलिए ये अपवर्तनांक हो जाएंगे। अपवर्तनांक की फार्मूला अगर निकालना होगा तो क्या करना होगा? प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का वेग, लेकिन किस माध्यम में? पहला वायु निर्वात में रहेगा ऊपर, और नीचे में किसी माध्यम का रहेगा, ठीक है जी। चलिए आगे चलें। यहां पर आते हैं, चले देखेंगे। चलो इसका उदाहरण देख लेते हैं। किसका उदाहरण जी? अपवर्तन का, ठीक है। चलो अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अपवर्तन के उदाहरण, चलो क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं बताओ तो। बता रहा हूं, रुकिए। अपवर्तन के लिए आपको याद रखेगा यहाँ पर
तारे का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं कि नहीं टिमटिमाते जी, टिमटिमाते हैं ना। तो याद रखना क्या हो जाता है जब तारे टिमटिमाते हैं तो देखो उसकी लाइट हमारे तक आती रहती है, ठीक है, लेकिन उसकी लाइट जो होती है हमारे तक आते आते कई कणों से होकर के गुजरती है, यानी कई कण कई परत से होकर के गुजरती है, जिस वजह से क्या हो जाता है वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिस वजह से वो लाइट हमारी क्या होती है, हमारे तक नहीं आती, तो वो कैसे दिखती है, टिमटिमाते रहती है, ठीक है। तो याद रखना तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, तारों का टिमटिमाना क्या होता है, अपवर्तन के उदाहरण हो गया। दूसरा, सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य का बड़ा दिखाई देना किस टाइम जी, सुबह एवं शाम, सुबह एवं शाम, शाम के समय, है ना। तो याद रखना सूर्य का बड़ा दिखाई देना, सूर्य देखे होंगे आप लोग, लास्ट जब क्या होता है क्षैतिज रेखा के ओर आती है, ठीक है, जब क्षैतिज हो जाती है तो जब हम देखते हैं सूर्य को तो कैसा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है ना। और इधर जब सूर्य उदय होता है तो भी कैसे दिखाई देता है, बड़ा, लेकिन वही अगर वो बीच में आती है तो थोड़ा छोटा दिखाई देता है ना। तो याद रखना क्या क्या याद रखिएगा, सूर्य का बड़ा दिखाई देना सवेरे के टाइम पर और शाम के टाइम पर, वो भी किसकी घटना है, तो अपवर्तन की घटना है, ठीक है जी। और क्या क्या हो सकते हैं बताओ, जैसे कि क्या हो जाता है कि मछली का क्या हो जाता है जब ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, है ना, पानी में मछली का या फिर तैरती हुई मछली को हम देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो पानी में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पानी में मछली मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपका आता है जैसे कि कुछ, जैसे अपन हम कुछ वस्तु डूबा हुआ है, ठीक है, क्या है जी, कुछ वस्तु डूबा है, जैसे कि सिक्का की ही डूबा रख सकते हैं, ठीक है, सिक्का को ही डुबा दो तो सिक्का क्या हो जाएगा, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर याद रखना पानी में सिक्का का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और एक और ऐसा लिख सकते हैं कि अगर देखो हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी को आधा डुबा देते हैं तो वो क्या दिखाई देता है, थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, टेढ़ा। तो याद रखना लकड़ी, आधी लकड़ी लिखते हैं, ठीक है, लकड़ी नहीं लिखते हैं, आधी लकड़ी, ठीक है, ऐसे लिख लेना, आधी लकड़ी को पानी में डुबाने पर टेढ़ी दिखाई देना, क्या दिखाई देना जी, टेढ़ी दिखाई देना। ये सारे क्या कहलाते हैं अपन लोग, ये इसके एग्जाम्पल होंगे अपवर्तन के, ठीक है, समझ पाए जी। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे जाएंगे, अपवर्तन के एग्जाम्पल होंगे, समझ गए सभी लोग, क्लियर हुआ। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा देखेंगे पानी में जो रहता है ना कैसे ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसके बारे में थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक कोई ग्लास ले लेते हैं या जो भी चीज लेते हैं, बर्तन ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं, पानी भरा हुआ है, जो भी इसका अपवर्तनांक होगा जो भी होगा, है ना, ऐसे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक नीचे में आपका एक सिक्का रखते हैं, ठीक है जी, नीचे में क्या रखते हैं, एक सिक्का रखते हैं। तो ये सिक्का जब हम ऊपर से देखते हैं ना तो वो हल्का सा ऊपर उठा हुआ यहाँ दिखता है, ठीक है। क्या बोला मैं, यहाँ पर सिक्का तल में रहता है लेकिन जब वो ऊपर से देखते हैं तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, दिखता कि नहीं दिखता है। जब देखेंगे कोई भी अपने ही पैर को डुबा करके देखना आप लोग, ठीक है, तो कैसे दिखाई देता है जी, अपने ही पैर को डुबा के रखोगे तो ऊपर उठा हुआ दिखता है, मोटा मोटा दिखाई देता है ना। तो याद रखिएगा उसी तरह से जब सिक्के को हम क्या करते हैं, नीचे तलवे में रखते हैं तो वो कैसे दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बना है ये आभासी प्रतिबिंब होता है, क्या होता है जी, आभासी प्रतिबिंब, ये क्या होता है जी, आभासी प्रतिबिंब। और ये क्या कहलाता है आपका, वास्तविक प्रतिबिंब है, यानी वास्तविक वस्तु है या वास्तविक प्रतिबिंब है।
ठीक है। तो याद रखना इसकी गहराई यहां से यहां तक मान लीजिए हमारा वो कैपिटल आर है, यहां से यहां तक क्या हो जाएगा कैपिटल आर गहराई है शुरू से अंत तक, ठीक है, यानी कि यहाँ ग्राउंड तक। लेकिन आपका ये जो ऊपर वाला है उसको देखेंगे तो ये आपका गहराई जो होगा वो आपका ए होगा, ठीक है। तो याद रखना इधर ध्यान देना, इसकी जो रियल जो आपका गहराई होगी वो कहां तक रहता है भाई आपका नीचे तलवे तक, और इसका जो आभासी जो गहराई होता है वो कितना होता है ए होता है, क्या होता है ए। तो ए को हम क्या कहते हैं आभासी गहराई कहते हैं, क्या कहते हैं जी आभासी गहराई, आभासी गहराई। और ये आर क्या कहलाता है वास्तविक गहराई, क्या कहलाता है जी वास्तविक गहराई, क्या कहलाता है जी वास्तविक गहराई कहलाता है, ठीक है इस तरह से। तो अब एक चीज ध्यान देना, अगर मुझे यहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है क्या पूछा जाए प्रश्न पूछा जाए, ये हमारा क्या होता है में होता है कि पूछेगा कि बताइए इसमें जो भी आपका माध्यम है उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा करके पूछेगा। तो उस टाइम पे याद रखना अगर जो इसमें भरा हुआ कुछ भी चीज है उसका अगर अपवर्तनांक निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो अपवर्तनांक को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, किससे म्यू से। तो याद रखिएगा ये आर बटे ए होगा, क्या होगा जी आर बटे। कभी भी याद रखना इस माध्यम के अपवर्तनांक निकालेंगे तो क्या लिख लोगे आप लोग आर बटे ए लिखोगे, क्या लिखोगे जी आर बटे ए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो आर मतलब रियल गहराई देख लेना, और ऊपर उठा कितना है आपका तो ए आपका ऊपर उठा हुआ है, यानी कि इस ऊपर से यहाँ तक कितना आपका आया हुआ है, ठीक है। तो कितना धसा है यानी इस पानी से वो कितना धसा हुआ दिखाई देता है तो वो आपका ये आभासी गहराई होगा, ठीक है। और रियल गहराई आपका यहाँ नीचे तक होगा, ठीक है जी। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको पूछेगा कि धसी हुई गहराई आपको पूछेगा, है ना, धसी हुई गहराई, गहराई चलो धसी हुई गहराई कितना होगा जी बताएंगे, जब यहां से यहां तक देखेंगे वो तो ए हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर आपको पूछेगा क्या पूछेगा जी यहाँ पर देखो धसी हुई गहराई ये हो गया ए हो गया, उसके बाद आपको पूछेगा कि सिक्का कितना ऊपर उठा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर याद रखना उठा हुआ गहराई या फिर उठी हुई ऊंचाई, उठी हुई गहराई लिख दो, है ना। चलो इधर ध्यान दीजिएगा, या उठी हुई ऊंचाई देख लो यार सॉरी, है ना, इसको कर लीजिएगा आप लोग क्या ऊंचाई कर लेना, ठीक है जी। तो याद रखिएगा उठी हुई ऊंचाई जो होगी मतलब इस ग्राउंड से कितना उठा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा, याद रखना शुरू से अंत तक का गहराई हम नाप लेंगे, ठीक है। उसमें कितना धसा है, ये सिक्का आपको जब ऊपर से देखोगे तो ऊपर उभरा हुआ दिखेगा ना, तो जब ऊपर से देखेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपको वो कितना अंदर धसा है ये दिखेगा, तो वो आपका आभासी गहराई रहेगा, क्या रहेगा आभासी गहराई। तो हम क्या करेंगे रियल गहराई में हम आभासी गहराई को घटा देंगे तो ये बीच में कितना हाइट उठ गया है ये मेरा मिल जाएगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ये इसको मान लीजिए मैं एच निकालता हूँ, ये एच निकालूंगा तो एच निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आर में से ए को माइनस कर दिए आर माइनस ए हो जाएगा, समझ पाए क्या। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं इसकी माप कर सकते हैं, ठीक है कि कितना ऊपर उठा है करके, ठीक है जी बन पाएगा ऐसा तो इससे अपन क्या कुछ भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो आप लोगों को इसको बनाना रहेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, चलिए ये इस तरह से बन जाएगा। तो अगर अपवर्तनांक निकालने को बोले तो ये फार्मूला लगाना, धसी हुई गहराई तो ये, उठी हुई ऊंचाई तो ये निकालना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर देखेंगे, चलिए अब आता है क्रांतिक कोण, जानते हो क्या आप लोग क्रांतिक कोण पढ़े हो क्या, क्रांतिक कोण क्रिटिकल एंगल, इसको क्या बोलते हैं जी क्रिटिकल एंगल, क्या कहते हैं जी क्रिटिकल एंगल, चलो क्रिटिकल एंगल, ठीक है। चलो क्रिटिकल एंगल क्या होता है चलिए ध्यान दीजिएगा एक चीज याद रखिएगा, जब हम क्या करते हैं कोई आपका आपतित किरण सघन से विरल में जाता है, कहां से कहां सघन से विरल में, मान लीजिए ये मेरा माध्यम होगा सघन, ये क्या होगा चलो इधर थोड़ा दूर रखते हैं इसको, ये माध्यम है मेरा सघन माध्यम नीचे साइड, ठीक है सघन माध्यम, और ऊपर साइड क्या हो जाता है विरल माध्यम, कौन सा माध्यम विरल माध्यम, ठीक है। चलिए अब होगा क्या यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब मैं ना आपतित किरण को ऐसे लेकर के जाता हूँ, ठीक है सघन से लेकर के कहा विरल की तरफ, ठीक है तो ये जाएगी, ठीक सघन से हम क्या करेंगे विरल के माध्यम में लेकर जाएंगे। तो याद रखिएगा जब ये जो आपका अपवर्तन जो क्या होते हैं किरण होती है अपवर्तन किरण,
ठीक है। तो अपवर्तन किरण क्या हो जाता है, वो 90 डिग्री एंगल बना लेगा। कितना डिग्री? 90 डिग्री। किससे जी? तो याद रखना किससे बना लेगा, तो हमारा ये अभिलंब से। कहां से? अभिलंब से। अभिलंब से ये 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। जाना चाहिए था इसको ऐसा, ठीक है, इसको जाना चाहिए था कैसा? सीधा, ठीक है, ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, वो सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हटेगा ना। सघन से विरल में जाता है तो दूर हटता है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये अभिलंब से अगर ये दूर हटेगा तो वो 90 डिग्री एंगल बना लेगा। क्या बना लेगा? 90 डिग्री एंगल। तो यहां पर जो आपतन कोण बनेगा ना, जिस टाइम पे अपवर्तन या अपवर्तित किरण, जिस टाइम पर अपवर्तित किरण 90 डिग्री का एंगल बना लेगा अभिलंब से, तो उस टाइम पर जो आपतन कोण बनाएगा दैट इज थीटा सी, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? क्रांतिक कोण। समझ पाए क्या? आपतन कोण का मान किसके, आपका किसके वैल्यू के मतलब किसके वैल्यू मिलेगा, कैसे वैल्यू मिलेगा? याद रखना, जब हमारा क्या रहता है, अभिलंब से अपवर्तन जो आपका किरण है या अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। कितना डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल बना लेगा। तो उस टाइम पे आपतन कोण का जो मान जो भी आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा जी? क्रांतिक कोण। तो चलिए यहां पर इसको डिफाइन करके लिखते हैं। आपतन कोण, आपतन कोण एक ऐसा, या फिर आपतन कोण लिखेंगे, आपतन कोण एक ऐसा जहां अपवर्तन कोण, जहां अपवर्तन कोण अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तब आपतन कोण प्राप्त होती है। तब आपतन कोण, या फिर ऐसे बोल दो, तब आपतन कोण क्रांतिक कोण होता है। क्या लिखेंगे? तब आपतन कोण क्रांतिक कोण होता है या क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है जी। जब क्या हो जाता है, हमारा जो अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, किससे? अभिलंब से। तो उस टाइम पे ये जो अपवर्तन कोण होगा ये आपतित किरण है, ठीक है, ये क्या है जी? आपतित किरण है। और आपतित किरण क्या हो जाता है जी आपका, जब एंगल अभिलंब से जितना एंगल बनाएगा, कब? जिस टाइम पे अपवर्तन जो किरण है, अपवर्तित किरण है वो 90 डिग्री बनाएगा अभिलंब से, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रांतिक कोण। अब इसी में आता है थोड़ा सा, ये समझ गए आप लोग, क्रांतिक कोण को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा सी बोल सकते हो या आईसी बोल सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है जी? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आंतरिक है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मतलब इसको बोलते हैं आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं जी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। चलिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है समझते हैं। देखो अभी जस्ट हमने क्या देखा यहाँ पर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम देखे आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन अब होता क्या है ध्यान दीजिएगा, इसका भी डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा आपको, है ना। ये जैसे आपको ये हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या होता है यहाँ से, देखो ये हमारा क्या हो जाता है जी, आपको ये क्रांतिक कोण है मान लीजिए, क्या है? क्रांतिक कोण थीटा सी मान लीजिए, है ना, आपतित किरण का। लेकिन अब क्या हो जाएगा, वो किस कहां पर चला जाता है, यहाँ 90 डिग्री बना लेता है। कितना डिग्री बना लेता है? 90 डिग्री। क्या चीज? ये अपवर्तित किरण। क्या चीज जी? अपवर्तित किरण। ये आपका अपवर्तित किरण है और ये क्या हो जाएगा आपका आपतित किरण। क्या है जी? आपतित किरण, है ना, आपतित किरण। चलो, ये आपतित किरण, ये आपका अपवर्तित किरण है। तो देखो याद रखना, हम इस क्रांतिक कोण के मान को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, यानी हम बढ़ाते जाएंगे। क्या करेंगे? क्रांतिक कोण का मान को बढ़ाएंगे। मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे इधर पे,
याद रखिएगा ऐसे, ठीक है। तो आप देखो क्या हो गया, कोण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ गया ना। जब क्रांतिक कोण से आपतन कोण का मान बढ़ जाता है, ठीक है, आपतन कोण का मान बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे जो अपवर्तित किरण है, ठीक है, अपवर्तित किरण है, वो अपने ही माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो इस घटना को हम क्या कह देते हैं, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ पाए जी सभी लोग। जब हम क्या करेंगे, आपतन कोण का मान को हम क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ाएंगे, क्रांतिक कोण से क्या कर देंगे, थोड़ा बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो अपवर्तित किरण है वो अपने ही मार्ग में क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है, यानी अपने ही माध्यम में लौट जाती है। तो मान लो ये क्या होगा, हमारा सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा, सघन माध्यम, ठीक है। और ये आपका कौन सा होगा जी, विरल माध्यम। क्या होगा, विरल माध्यम। तो इसका मतलब ये हुआ, हमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कराने के लिए प्रकाश को सघन से विरल में भेजना चाहिए। किससे, प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में भेजेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, समझ पाए क्या यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, परावर्तित किरण होगा। क्या होगा, परावर्तित किरण। ये इधर पे आ गया ना, अपवर्तित किरण था लेकिन वो उसी माध्यम में लौट गया, तो परिवर्तित किरण। तो ये अब क्या बन जाएगा, आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो इसकी परिभाषा इस तरह से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर, क्या करने पर, क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण अपनी या फिर अपनी ही माध्यम में, ठीक है, लिखेंगे अपनी ही माध्यम में, अपनी ही माध्यम में क्या हो जाती है, लौट जाती है ना, या लौट जाने की घटना, लौट जाने की घटना क्या होता है जी, यहाँ पे याद रखना, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर, क्रांतिक कोण से हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है, बढ़ाने पर अपवर्तित किरण अपनी ही माध्यम में लौट जाने की घटना क्या कहलाती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, परावर्तन कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। ये समझ पाए क्या जी, क्या बोला मैं, समझ में आया, सबको क्लियर हुआ। क्रांतिक कोण से क्या कर देंगे, आपतन कोण के मान को बढ़ा देंगे, ठीक है जी। तो वहां पर क्या हो जाएगा, जो अपवर्तित किरण है वो अपने ही माध्यम में लौट जाएगी, तो उस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का हम एग्जाम्पल लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है, हीरे का चमकना, याद रखना हीरे चमकता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का क्या होगा, उदाहरण है ना, पूर्ण आंतरिक, आंतरिक परावर्तन का उदाहरण। चलो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को उदाहरण लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे जी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन को उदाहरण में, सबसे पहला लेते हैं हीरे का चमकना, हीरे का चमकना, और उसके बाद मृग मरीचिका की घटना, किसकी जी, मृग मरीचिका, मृग मरीचिका की घटना, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है बताइए, और क्या क्या हो सकते हैं। चलो ये हो गया आपका, ठीक है। और क्या क्या हो जाता है आपका, जैसे कि इंद्रधनुष का बनना भी तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से होता है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है, साथ साथ उसमें आपका अपवर्तन भी रहता है, ठीक है, दोनों रहते हैं उसमें, है ना। तो हीरे का चमकना हो गया, और क्या क्या हो सकता है जी आप लोग, जैसे कि अपन क्या हो जाता है, जब हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई आपका कांच क्या हो जाता है, टूट जाता है, तो कांच टूट जाता है, तो कांच के टूटने के बाद, सर दूसरा का एक बार, दूसरा का और क्या, मृग मरीचिका को समझाना है। देखो मृग मरीचिका क्या होती है, मृग मरीचिका जो होती है, जैसे आप लोग देखे होंगे गर्मी के टाइम पर, हाँ
ये आपका दूसरा लाइन तो हो गया जी। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ाने पर अपवर्तित की अपनी ही माध्यम में लौट जाने की घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर याद रखिएगा, हीरे का चमकना, मृग मरीचिका की घटना, मृग मरीचिका की घटना। देखिए, मृग मरीचिका मतलब ये होता है कि जब क्या हो जाता है गर्मी के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर क्या हो जाता है, जब डेंसिटी क्या हो जाती है, कम होती है। ठीक है, डेंसिटी कम होती है वायु की, तो उस टाइम पर क्या हो जाता है कि हमें कोई वृक्ष है, ठीक है, कोई वृक्ष है, तो उस वृक्ष का क्या दिखाई देता है, पानी में मतलब उसका छवि दिखाई देता है, पानी में छवि दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, या फिर आप लोग कभी कभी देखे होंगे, सड़क पे जाते रहते हो तो क्या होता है, गर्मी के टाइम पर आगे देखेंगे तो गर्मी में क्या रहता है, आगे सड़क में पानी गिरा है ऐसा टाइप दिखता है। ठीक है ना, गर्मी के टाइम पे सड़क पे देखेंगे तो आगे क्या दिखता है कि सड़क पर पानी है ऐसा दिखाई देता है। तो वो घटना भी क्या हो जाता है आपका, यही होता है। ठीक है, समझ में आया। जब रेगिस्तान में जाओगे तो वहां पर जो पेड़ पौधे रहते हैं ना, तो वो पेड़ पौधे का क्या हो जाता है, छाया दिखाई देता है। ठीक है ना, तो कहाँ दिखाई देता है, पानी में उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये घटना हमारा क्या कहलाता है, मृग मरीचिका होती है। क्या होती है जी, मृग मरीचिका। ठीक है। और क्या हो जाता है, जब कांच की जो भी आपके क्या होते हैं खिड़कियां होती है, चटक जाती है, तो उसमें से जो पार होने वाली जो क्या हो जाती है, जो भी आपका क्या रहता है, पार होती है उससे। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या हो जाता है जी आपका, हाँ, चमकीली दिखाई देना। ठीक है, कांच के चटक जाने के बाद उनका चमकना, है ना, उनका चमकना, ये सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है जी, तो ज्यादातर इनको पूछा जाता है, इसको और इसको। ठीक है, इस चीज को याद रखना। ठीक है जी, चलिए, तो ये आपका हो गया क्या, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। अब आते हैं, चलो सीधा हम लोग लेंस की तरफ चलते हैं। किसके तरफ जी, लेंस की तरफ। ठीक है, चलिए लेंस की तरफ चलते हैं। लेंस, अरे चलिए आते हैं, देखेंगे लेंस। लेंस ऐसा रहेगा, लेंस। ठीक है, चलिए, लेंस क्या हो जाती है जी, यह एक क्या होती है, प्रकाशिक युक्ति है। क्या है जी, प्रकाशीय युक्ति है ना। लिखेंगे आप लोग, यह एक क्या है जी, प्रकाशीय युक्ति है। यह एक क्या है, प्रकाशीय युक्ति है, जो अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है जी, और याद रखना ये क्या हो जाता है, दो गोली क्या होता है, अपारदर्शी है। ठीक है, दो गोली क्या होता है, अपारदर्शी पृष्ठ से मिलकर के बना होता है। क्या होता है जी, यह गोली या समतल बोल सकते हो। ठीक है, समतल से भी हो सकता है ना, गोली या फिर समतल लिख सकते हैं। ठीक, यह गोली है, दो गोली है ना, यह दो पारदर्शी लिख देते हैं ना, यह दो पारदर्शी गोली या समतल, यह दो पारदर्शी गोली है, गोली या समतल ना, दो पारदर्शी गोली या समतल पृष्ठों से घिर करके बना होता है, घिर करके बना होता है, बना होता है। समझ पाए जी, है ना। यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो अपवर्तन के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, और यह दो पारदर्शी गोली या फिर समतल पृष्ठों से घिर करके बना होता है। समझ पाए जी, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पर जो लेंस होता है वो आपका रहने के लिए तो चार तरीके से रहता है, लेकिन मेनली हमारे एग्जाम में जो काम का है, हिमा साहू जी, गुड आफ्टरनून जी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, देखेंगे यहाँ पर मैं क्या बोला हूँ, लेंस जो होती है मैं बता चुका, ये प्रकाशीय युक्ति होती है जो क्या होता है, अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, यह दो पारदर्शी गोली या समतल पृष्ठों से घिर करके बना होता है। समझ पाए जी। चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर,
कितने तरह के होते हैं रहने के लिए आपको, ये तो 4 तरीके के होते हैं, लेकिन इसमें अभी मेनली हम लोग 2 का काम करना है, ठीक है। किसमें? 2 पे। तो पहला आपका होता है, फर्स्ट आपका होता है उत्तल लेंस। क्या होता है जी? उत्तल लेंस। और दूसरा क्या हो जाता है? उत्तल लेंस को हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहेंगे जी? कॉन्वेक्स लेंस। और दूसरा जो होता है आपका क्या होता है? अवतल लेंस। क्या होता है जी? अवतल लेंस, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? अवतल लेंस, जिसको हम कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव लेंस। चलिए, ये उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले देख लेंगे जी अपन लोग, पहला क्या होता है आपका? पहला जो होता है आपका उत्तल लेंस के बारे में। किसके लेंस के बारे में? पहला उत्तल लेंस के बारे में। चलिए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के बारे में देखेंगे, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। चलिए तो ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? तो इसकी आकृति कैसी होती है जी? आप लोग जानते हैं क्या? इसकी जो आकृति जो होती है ऐसे रहेगा, इस तरह से, ठीक है जी। ये आपका क्या हो जाते हैं आपके? ये आपका उत्तल लेंस होगा। क्या होगा जी? उत्तल लेंस, ठीक है। ये इस तरह से दिखेगा, उत्तल लेंस होगा। इस उत्तल लेंस को हम लोग परिभाषित करेंगे तो क्या करेंगे? यह किनारे से पतला, यह क्या होता है? किनारे से क्या रहेगा जी? यह किनारे से पतला, किनारे से पतला तथा बीच से मोटा होता है। क्या होता है? बीच से मोटा होता है। समझ पाए जी? किनारे से क्या होता है? पतला होगा ना, किनारे किनारे देखो पतला रहेगा, अब बीच से क्या रहेगा जी? मोटा रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखेंगे, यहाँ पर दूसरा यहीं पर देख लेते हैं, दूसरा को भी यहीं पर अवतल को देख लेते हैं, अवतल लेंस, ठीक है। अवतल लेंस यहाँ पर लिख लेंगे, ये होगा ये हो जाएगा कॉनकेव लेंस। क्या होगा जी? कॉनकेव लेंस। चलिए कॉनकेव लेंस के बारे में देखेंगे। इसका डायग्राम किस तरह होगा जी? इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहां पर देखो बीच से क्या हो जाएगा? पतला होगा, चपटा होगा, और किनारे पर क्या होगा? मोटा होगा, ठीक है। तो याद रखिए, यहां पर लिख लेना, यह किनारे से मोटा, किनारे से मोटा एवं बीच से क्या हो जाएगा? पतला होगा, पतला होता है। इस चीज को ध्यान रखना है ना जी। समझ पाए क्या? इस तरह से सबके लिए है जी, सबके लिए। साइंस जो होता है सबके लिए है, हॉस्टल वार्डन के लिए भी है, और आपका जो भी अभी जितनी भी वैकेंसी आई हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस किसी में भी नहीं छूटेगा, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं साइंस सब में पूछा जाता है ना। चलिए तो याद रखिएगा, आपका ये क्या हो गया हमारा जी? आपका ये हमारा हो गया आपका अवतल लेंस, ठीक है। कैसा लेंस जी? अवतल लेंस, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, फिर इनमें कैसे कैसे इमेज बनेंगे, क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, क्या चीज जी? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, बिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। चलिए देखते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं यहां से लेता हूं डायग्राम, ठीक है। प्रतिबिंब का बनना,
चलिए, तो ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है जी, बताएंगे आप लोग, बताइए तो। ब्लर हो रहा है क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? चलिए, दिखाई दे रहा है तो यस कहिए तो जल्दी से, चलिए तो बताएंगे आप लोग, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा हो तो कोई दूसरा इमेज लेंगे फिर। ये दिखाई दे रहा है ना। चलो, यहां से आप लोगों को टेबल को दिखा देता हूँ, दो दो ठो लिख दिया हूँ यहाँ पर, एक ही है, ठीक है। यहाँ पर चलो देखो, यहाँ पर ये बोला गया है कि प्रतिबिंब का जो बनता है उत्तल लेंस में, वो कहाँ पर बनता है? अच्छा, नहीं दिखाई दे रही है। एक काम करते हैं तो फिर इसको हायर रिजोल्यूशन में तो नहीं दिख पाएगा लग रहा है। ये नीचे वाला दिख रहा है जी, बताएंगे नीचे वाला दिख पा रहा है क्या? चलो, यहाँ से इसको पहले ना हटाना पड़ेगा ये वाला टाइम। चलो, इसको हटा देते हैं। देखो तो ये दिख रहा है क्या? आप थोड़ा सा ब्लर हो रहा है क्या कि स्पष्ट दिख रहा है? अब दिख रहा है ना ये वाला? दिख रहा है? आप बताएंगे ये दिख रहा है जी सभी लोग? ये वाला देखेंगे अब। दूसरा है ना। चलिए, यह सब ना बताओ तो अब दिख रहा है? हाँ, देखो, ये आपका बीम की स्थिति है, बीम मतलब वस्तु की स्थिति, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये प्रतिबिंब की अपेक्षित क्या क्या साइज हो सकती है, ठीक है। अब प्रतिबिंब की ये क्या होगी? प्रकृति होगी। हाँ, चलिए तो देखेंगे आप लोग यहाँ पर, इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, जब वस्तु कहां पर रहेगा जी? अनंत पर रहेगा। जब वस्तु कहां पर रहेगा? अनंत पर रहेगा। तो याद रखना इसका इमेज कहां कहां बनेगा। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं, फिर समझ में आएगा। चलिए, आपका क्या हो जाएगा? अनंत। ये आपका इस तरह से मैं क्या करता हूं, लेंस बना देता हूं, ठीक है। ये आपका उत्तल लेंस है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका फोकस रहेगा आपका, ठीक है। तो पहला आपका ये F1 होगा, ये आपका 2F2, इसको हम बोलते हैं 2F1 होगा ना, F1 2F1, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा F2, इधर पे हो जाएगा 2F2, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? अनंत, इधर साइड क्या होगा? अनंत होगा, है ना। अब देखो इमेज कहाँ कहाँ बनता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर बोला गया है, और ये आपका बीच में इसका क्या रहता है? उसका पोल रहता है। पोल मतलब ये पी रहेगा, ठीक है, जिसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ध्रुव। तो आप देखेंगे, याद रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि अनंत पर वस्तु रहेगा, उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस F2 पर। तो यहां पर रहेगा, कहां पर? F2 पर। अगर अनंत पर रहा, उसका इमेज कहां पर बनेगा? F2 पर बनेगा। कहां पर बनेगा? सेकंड राइट साइड बनेगा ना। किधर बनेगा? राइट साइड। उसके बाद इसका अत्यधिक छोटा होगा और बिंदु आकार में होगा। कैसा होगा जी? अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार होगा, और वास्तविक व उल्टा होगा। वास्तविक रहेगा, हमेशा याद रखना, वास्तविक वाला क्या रहता है जी? लेकिन वास्तविक वाला जो हमेशा उल्टा बनता है। क्या बनता है? उल्टा। तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो वो क्या होता है? आपका लेंस से राइट साइड है, लेंस से किधर है जी? राइट साइड। जब लेंस से राइट साइड बन रही है तो वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। क्या रहेगा जी? उल्टा। और कैसा रहेगा? अत्यधिक छोटा रहेगा, मतलब बिंदु आकार में बनेगा। क्या बनेगा जी? बिंदु आकार में। दूसरा होता है 2F1 से परे और 2F1 पर। एक तो बोला है 2F1 से परे, बोला है मतलब ये जो अब वस्तु जो होगा अनंत से अब आगे थोड़ा आएगा, यहाँ आएगा जी, है ना। तो 2F1 से यहाँ आपका इसके परे पीछे रहेगा, तब आपका क्या हो जाएगा? उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो याद रखना, वो F2 और 2F2 के बीच बनेगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा। अभी आपका यहाँ बनता था इमेज, अब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, ठीक है। F1 और 2F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, ठीक है। लेकिन कैसा होगा? छोटा साइज होगा। कैसा साइज होगा जी? छोटा साइज। छोटा साइज होगा और कैसा रहेगा? वास्तविक व उल्टा रहेगा। क्या रहेगा? वास्तविक व उल्टा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, देखेंगे 2F1 पर। अगर मान लीजिए यहाँ पर दूसरी फोकस पर क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो उसका इमेज कहां पर जाकर के बनेगा जी? 2F2 पर। कहां पर जाकर के बनेगा? 2F2 पर जाकर के बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा? समान साइज रहेगा। कैसा रहेगा? समान साइज रहेगा, ठीक है। वास्तविक व उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? वास्तविक व उल्टा। अब आते हैं F1 और 2F1 के बीच में। तो यहाँ पर आपके देखो F1 और 2F1 के बीच में अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो कहाँ बनेगा? तो याद रखना 2F1 से परे अनंत पर, यानी कि क्या हो जाएगा? यहाँ पर
इधर आगे वो चला जाएगा कहां पर, अनंत पर। कहां पर चला जाएगा, अनंत पर। लेकिन वो कैसा बनेगा जी, आपका बड़ा बनेगा, विवर्धित। विवर्धित मतलब मैग्नीफाइंग होकर के, जूम होकर के, ठीक है, जूम होकर के वो बनेगा आपका, ठीक है जी। तो क्या होगा यहाँ पर, वो विवर्धित होगा, बड़ा होगा, लेकिन कैसा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा रहेगा। क्या रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा। फिर अगर फोकस F1 पर रहेगा, तो फोकस F1 पे रहेगा, दैट मीन्स ये आपका F1 पर आएगा, तो वो एकदम अनंत पर चला जाएगा। कहां पर चला जाएगा, एकदम अनंत पर। ये अभी क्या था, पूरा अनंत पर नहीं गया है, यानी कहीं बीच में था आपका, समझो, है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, पूरा अनंत पर चला जाएगा। अब क्या हो जाएगा, पूरा अनंत पर चला जाएगा, ठीक है। और कैसा रहेगा जी आपका, असीमित रूप से बड़ा। असीमित रूप से बड़ा मतलब बहुत बड़ा, ठीक है, जिसको हम सोच नहीं सकते, ठीक, इतना बड़ा बनेगा आगे जाकर के, ठीक है जी। वास्तविक तथा उल्टा होगा, वो भी अब कैसा रहेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। उसके बाद अत्यधिक विवर्धित होगा, मतलब बहुत ज्यादा जूम होगा वो ना, याद रखना। जब वो क्या होगा, फोकस F1 पर रहता है तो अनंत पर जाकर के बनेगा, लेकिन असीमित रूप से क्या रहेगा, बड़ा अथवा अत्यधिक विवर्धित रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद आता है फोकस F1 तथा प्रकाशित केंद्र O के बीच। अगर मान लीजिए क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर प्रकाशित केंद्र मान लीजिए हमारा ये O होगा, तो F1 और O के बीच में अगर वस्तु रह जाएगा, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, तो उसका इमेज जिस ओर बीम है लेंस की उसी ओर बनेगा। यानी कि किधर साइड बन जाएगा, इधर साइड बनेगा, इधर आकर के, इधर साइड इमेज आकर के बन जाएगा, ठीक है, लेंस से लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, विवर्धित बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा और विवर्धित, जूम होकर के बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या रहेगा, जब लेफ्ट साइड बनता है तो यहाँ पर आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी हमेशा सीधा रहता है, जानते हो, ठीक है। और काल्पनिक क्या, सॉरी, जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है, और आभासी हमेशा सीधा रहता है। तो वो आपका लेंस लेफ्ट साइड बनेगा, ठीक है, और वो कैसा रहेगा, विवर्धित रहेगा, बड़ा रहेगा, लेकिन आभासी रहेगा और सीधा रहेगा, ठीक है जी। आया समझ में। तो ये आपका काम का है, एग्जाम में पूछता है इन्हीं से, ठीक है, तो याद रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, देखेंगे। अब क्या करेंगे, अवतल लेंस की ले लेते हैं, ठीक है, किसके लिए, अवतल लेंस के लिए। तो यहां लिख लेना, अवतल लेंस, अवतल लेंस अवतल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, है ना, क्या अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, का बनना। चलिए अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना देख लेते हैं। चलिए क्या होगा जी यहाँ पर तो याद रखिएगा, यहां से ले लेते हैं इमेज, अवतल लेंस से इमेज का बनना। चलिए यहाँ से आपका लेंस, यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा सा मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लेंगे और टेबल लेते हैं, तब समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एक आप वो नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पर एक और देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगर हम सर्च करते हैं वेब पे, वेब पे सर्च करेंगे तो यहाँ हो जाएगा अवतल लेंस
बनाए। चलिए चलिए यहाँ से देखते हैं, ये वाला है, ये वाला टेबल है, लेकिन मैं इसको चलो आप लोग तक क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, ठीक है जी। इसको ये होगा टेक्स्ट क्रॉप करना है। चलिए छोड़िए, चलिए इमेज ले लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट रुकिएगा। हाँ यहाँ से अपन लेते हैं, इसके बारे में इमेज आ गया, ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट में क्रॉप करना है, तो ये आपका होगा एरिया, ले लेते हैं यहाँ से। चलिए यहाँ पर ये है, हाँ चलिए ये आ गया है। चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में मैं इसके हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, है ना जी। चलिए यहाँ पर इसी को मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या करना है आपको, लिखना है, देखो एक चीज याद रखना, एट इन्फिनिटी, अगर मान ले वस्तु हमारा क्या रहेगा, अनंत पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा जी, अनंत पर। कहाँ पर जी, अनंत पर। वस्तु हमारा कहाँ पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ठीक है ना, थोड़ा मोटा लेते हैं इसको। ये अनंत पर है, कहाँ पर जी, अनंत पर, है ना। कहाँ पर है वस्तु, अनंत पर है, तो वो आपका F1 पर बनेगा। कहाँ पर जाकर के बनेगा, F1 पर। ये याद रखना। थोड़ा मैं इमेज बना देता हूँ यहाँ पर ऐसा। ये आपका हो गया क्या, अवतल दर्पण, ठीक है जी ऐसे। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, F1 टू F1, ये हो जाएगा F2, ये आपका हो जाएगा 2F2, यही होगा। चलिए अब देखो होगा क्या यहाँ से आपका, जब हम क्या करते हैं यहाँ से आपका अनंत पर वस्तु को रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं जी, अनंत पर, है ना। वस्तु कहाँ है, मान लीजिए ये अनंत पर है, तब हमारा क्या हो जाएगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर जाकर के बनेगा, वो याद रखिएगा, प्रतिबिंब हमारा जाकर के बनता है कहाँ पर, लिखा हुआ देखो, लिखा एट फोकस F1 पर। अगर वस्तु हमारा इधर साइड ही बनेगा इसका, चलो ऐसे ले लेते हैं, इधर साइड बनेगा, ठीक है। F1 है, आपका F2 है, 2F2, इसको हम F1 लेते हैं, सॉरी है ना, ये 2F2 ही है। तो जब वस्तु कहाँ पर रहेगा, अनंत पर रहेगा, तो उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, यहीं पर, ठीक है ना। कहाँ पर, F1 पर। अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, F1 पर जाकर के बन जाएगा, ठीक है। ये लिखा है कहाँ पर, F1, फोकस F1 पर, है ना, फोकस F1 पर, F1 पर बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, दैट इज आपका क्या हो जाता है, वो क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा, बहुत छोटा बिंदु आकार का। किस आकार का जी, बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, ये याद रखना, है ना। कौन सा आकार का, बहुत छोटा बिंदु आकार का होगा। फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। क्या हो जाएगा, मतलब आभासी, आभासी एवं क्या रहेगा, सीधा रहेगा। क्या रहेगा जी, आभासी एवं सीधा रहेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अनंत पर बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो उसका आपका ये F1 फोकस पे जाकर के उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का, हाँ रश्मि जी सही बोले, ठीक है, बहुत छोटा बिंदु आकार का, और कैसा रहेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। ये आपका क्या हो जाता है, लेंस से लेफ्ट साइड बना है, लेफ्ट साइड बनता है, वो कैसा रहता है जी, आभासी, और क्या रहेगा, सीधा रहता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। उसके बाद आता है बिटवीन इंफिनिटी एंड, आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, यानी कि क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर अनंत, अनंत एवं क्या हो जाता है आपका, जो ऑप्टिकल सेंटर मतलब आपका क्या होता है, प्रकाशी बिंदु होता है, ठीक है ना। ये क्या रहता है, प्रकाशी केंद्र होगा, प्रकाशी केंद्र, प्रकाशी केंद्र के बीच क्या होगा,
के बीच, ओ के बीच में आपका बनता है। दैट इज आपका क्या हो जाएगा, ये अनंत है मेरा और ये क्या है मेरा ओ है, समझो क्या है जी यहाँ पर ओ, ये मेरा ओ है और ये अनंत है। तो अनंत और ओ के बीच में जो आपका इमेज बनता है जी, ठीक है, मतलब इस वस्तु हमारा कहाँ रहेगा, अनंत और ओ के बीच में रहेगा, तो उसका इमेज कहां पर जाकर के बनेगा, तो फोकस F1 और O एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में कहां पर बनेगा, ये O और आपका क्या हो जाएगा इनके बीच में, यहां पर बनेगा। ठीक है जी, किसके बीच में बनेगा, फोकस F1 और O के बीच में आकर के बन जाएगी इमेज। कहां पर रहेगा वस्तु, तो अगर अनंत और आपका O के बीच में अगर कोई भी वस्तु रहेगा तो उसका हमेशा इमेज कहां बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा। ठीक है जी, इस चीज को याद रखना है ना। लेकिन कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, डिमिनिश्ड रहेगा, मतलब छोटा रहेगा। कैसा रहेगा जी, छोटा रहेगा, है ना। क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर, छोटा। और ये कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा। कैसा रहेगा, आभासीय। और कैसा रहेगा जी आपका, सीधा रहेगा, आभासी एवं सीधा रहेगा। दो ही इसमें आपका फॉर्मेशन होगा, या तो वस्तु कहां पर रहेगा, अनंत पे रहेगा, तो उसका इमेज कहां पर बनेगा, F1 पे जाकर के बनेगा। और कैसा रहेगा, आभासी और सीधा रहेगा और बिंदु आकार का रहेगा। किस आकार का, बिंदु आकार का। अगर वस्तु हमारा क्या रहता है आपका अनंत और आपका क्या होता है प्रकाशी बिंदु जो केंद्र है या प्रकाशी केंद्र है उनके बीच में अगर रहता है तो उसका इमेज हमेशा कहां पर जाकर के बनेगा, F1 और O के बीच में जाकर के बनेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है, और कैसा रहेगा, आभासी और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। ठीक है, ये आपका पूरा याद रहना चाहिए जी आपको। ठीक है, चलिए आगे चले। अब आगे आते हैं, देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा बच्चा है, लास्ट हम करते हैं पर। ठीक है, चलिए यहां पर हमें क्या करना होगा, लेंस की फोकस दूरी मापने के लिए क्या हो जाता है, फार्मूला बनता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी निकालने का फार्मूला है ना, निकालने वाली सूत्र। चलिए लेंस निकालने वाली सूत्र क्या क्या हो सकता है जी, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो ये होगा, 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में आपका रहता है जी 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता है फार्मूला। ठीक है जी, तो इस फार्मूले को हम लोग क्या करते हैं, अपन याद रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे जी, याद रखेंगे इस फार्मूले को। ठीक, इस फार्मूले को क्या करेंगे अपन लोग, याद रखेंगे। इस फार्मूले से हम लोग किसी भी लेंस का हम क्या निकाल सकते हैं, फोकस लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकस लेंथ निकाल सकते हैं। चलिए, जहां पर ये म्यू क्या कहलाता है आपका, अपवर्तनांक होगा। क्या होगा जी, अपवर्तनांक। ठीक है, ये एफ क्या हो जाएगा आपका जी, ये आपका फोकस दूरी। क्या होगा जी, फोकस दूरी। ठीक है, और ये R1 क्या हो जाएगा, प्रथम पृष्ठ की क्या हो जाएगी, पृष्ठ की क्या हो जाएगी आपकी, प्रथम पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ये आपका क्या हो जाएगा, द्वितीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या। ये याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इस फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेंस सूत्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, लेंस सूत्र। चलिए यहाँ पर देखेंगे लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। ठीक है, लेंस सूत्र होगा, क्या होगा देखोगे, याद रखेंगे। लेंस सूत्र होता है आपका 1/f इक्वल्स टू हो जाता है 1/v माइनस 1/u करके। ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिएगा आप लोग, ये फार्मूला। ठीक है जी, ये लेंस सूत्र है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u करके। तो f क्या है जी आपका, यहाँ पर बताएंगे। f को क्या कहते हैं अपन लोग, f को फोकस दूरी, क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, और यहाँ पर v को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। क्या कहेंगे जी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और u को क्या कहते हैं जी अपन लोग, वस्तु की दूरी। क्या कहेंगे जी, वस्तु की दूरी। ठीक है जी, इस तरह से ये लिखेंगे, है ना। ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, तभी आपका चीजें बन पाएगी। अब आते हैं यहाँ पर आप लोगों को क्या रहता है कि लेंस की क्षमता, दैट इज पावर क्षमता, है ना। लेंस की क्षमता का भी फार्मूला होता है। तो चलिए इन फार्मूले के थ्रू हम लोग क्या करेंगे जी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे आते हैं, देखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। चलिए लेंस की क्षमता जो होगी, पावर ऑफ लेंस, दैट इज पावर ऑफ लेंस।
पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है याद रखिएगा, फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को, फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं, क्षमता कहते हैं। चलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी को लिखना है या फोकस, सॉरी हाँ ठीक ही तो लिखा था। फोकस दूरी की व्युत्क्रम को, उसकी जो व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे, उसी हम क्या बोलेंगे, लेंस की क्षमता कहते हैं। चलिए तो लेंस उसकी पावर की जो फार्मूला होगा क्या होगा, लेंस क्षमता। चलिए लिखेंगे लेंस की जो क्षमता होगी दैट इज पावर होगी वो P इक्वल टू कितना होगा, 1/f होगा। क्या हो जाएगा जी, P इक्वल टू 1/f होगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर होगा। और यहाँ पर आपका क्या रहेगा, P इक्वल टू, ये आपका मीटर के टाइम पर 1/f रहता है, लेकिन अगर सेंटीमीटर रहा तो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर लिख लेना सेंटीमीटर होगा। क्या होगा जी, सेंटीमीटर होगा। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर होगा, ठीक है। सेंटीमीटर के रूप में आपका ये फार्मूला आपका यूज करना होगा, ठीक है, ये फार्मूला आपका यूज करना होगा, ठीक। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, आपका ये जो फार्मूला होगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीटर के टाइम पे यूज करना है। जब मीटर रहेगा तब मीटर का यूज करना है, ठीक है, ठीक है जी। ये फार्मूले याद रखेंगे आप लोग, इन फार्मूले के थ्रू सारी चीजें हम लोग क्या है ज्ञात करेंगे, है ना। जो आपका देखो फोकस निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक, लेकिन इसकी जो इकाई होती है याद रखना, वो क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्या होता है, डायऑप्टर, डायऑप्टर, इसका भी हो जाएगा डायऑप्टर, ठीक है। दोनों का क्या रहता है, डायऑप्टर रहेगा, इकाई, इसकी जो इकाई रहेगी डायऑप्टर में आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मीटर इनवर्स। क्या बोल सकते हैं जी, मीटर इनवर्स। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपका बन जाएगा, बना लेंगे, ठीक है जी। चलिए इसको रहने दीजिए, यहां तक रहने दीजिए, ठीक है। चलिए तो ये हमारा क्या हो जाता है, लेंस की क्षमता का फार्मूला हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपका लेंस का उपयोग देखते हैं, फिर आपका ये लेंस वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेंस का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, फिर ये आपका पूरा लेंस वाला पार्ट, प्रकाश वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसका उपयोग बस लिख लीजिए, उत्तल लेंस का उपयोग, उत्तल लेंस का उपयोग। चलिए उत्तल लेंस का उपयोग लिखिए जी सभी लोग। जो पहला होता है वो फर्स्ट, याद रखिएगा, फर्स्ट होगा आपका माइक्रोस्कोप तथा आवर्धक लेंसों में। किसमें जी, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप तथा आवर्धक लेंसों में। किसमें जी, आवर्धक लेंसों में ये यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा और क्या क्या हो जाता है यहाँ से याद रखिएगा, आपका कैमरा में यूज किया जाता है। किसमें जी, कैमरा में, कैमरा में फोटोग्राफिक कैमरा होता है ना, उसमें भी यूज करते हैं। तीसरा और क्या यूज करते हैं जी, यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, ठीक है। क्या चीज को, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में, ठीक है। चौथा जो होता है वो क्या होता है जी, चौथा जो होता है आपका टेलीस्कोप या प्रोजेक्टर होता है। क्या होता है, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप या फिर आपका क्या होता है, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में आवर्धित रूप में चित्र प्राप्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जो इमेज रहता है वो इमेज को कैसा बड़ा दिखाना रहता है ना, प्रोजेक्टर में क्या करते हैं, इमेज को बड़ा दिखाते हैं। तो उसमें जो आपका लेंस लगा रहता है वो लेंस आपका क्या रहता है, आपका उत्तल लेंस रहता है, ठीक है, जिससे चित्र क्या दिखता है, बड़ी दिखाई देती है, ठीक है जी। ये आपका क्या हो जाएगा, टेलीस्कोप हो गया। ये आपका क्या हो जाता है, प्रोजेक्टर। और क्या क्या चीजों में यूज होता है, घड़ी साज, घड़ी साज जो होते हैं वो भी यूज करते हैं। घड़ी साज वाले जो होते हैं चीजों को जूम करके देखने के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, घड़ी साज। घड़ी साज में मतलब घड़ी के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ना उसको जूम करके देखने में तो यूज करते हैं ना, ठीक है। और घड़ी साज हो गया। और क्या क्या हो सकता है, आंख नाक गला को देखने के लिए डॉक्टर लोग यूज करते हैं, ठीक है।
क्या यूज करते हैं यहाँ पर डॉक्टर लोग? आंख नाक गला की जो जांच करते हैं ना, तो जांच करने में भी, तो यहाँ पर लिख लेना आंख नाक गला की जांच में डॉक्टर लोग है ना, डॉक्टर है ना, क्या होते हैं, डॉक्टर लोग उपयोग करते हैं ना। ये आपको हो गया क्या, किसका? उत्तल लेंस का। एक और जस्ट लिख देते हैं, किसका? अवतल लेंस का। ठीक है जी, आप लोग ये नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है जी, चलिए अब आप लास्ट देखते हैं। यहाँ पर लास्ट आपका क्या होगा? अवतल लेंस के लिए। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। चलिए अवतल लेंस के लिए क्या होगा जी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहला जो एग्जांपल होगा, सबसे पहले याद रखना इसको यूज कहाँ करते हैं, तो याद रखना निकट दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए? निकट दृष्टि दोष के लिए। निकट दृष्टि मतलब निकट की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती। यहाँ नाम से पता चलता है निकट दृष्टि। निकट दृष्टि मतलब निकट की दिख रही है लेकिन दूर का नहीं दिख रहा है, तो उसको दूर करना है ना। और जहां पर दूर दृष्टि दोष बोलता है मतलब दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता है। ठीक है, उनको दूर करना। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने में, ठीक है। दूसरा होता है फ्लैश लाइट में, जो आप लोग फ्लैश लाइट यूज करते हो ना, है ना, किसमें? फ्लैश लाइट में। जो आप लोग मोबाइल का फ्लैश लाइट वगैरह यूज करते हो, फ्लैश लाइट में, ठीक है। और कहीं कहीं यूज करते हैं क्या? ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आपके हो जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेंस की आवर्धन क्षमता बताना भूल गया हूं, आप लोगों को बता देता हूं। लेंस की आवर्धन क्षमता एक और लिख लेना, लेंस की आवर्धन क्षमता। उसका फार्मूला क्या होता है? तो याद रखना लेंस की जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता जो होती है क्या हो जाएगी यहाँ पर? वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे हो जाएगा वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई जी? वस्तु की ऊंचाई। ये हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लोग आई बटे ओ करते हैं और साथ साथ ये v बाई यू होगा। क्या होगा? v बाई यू होगा। ठीक है जी, दैट इज इसको हम m इक्वल टू क्या लिखेंगे? i बाई ओ लिख सकते हैं या फिर v बाई यू लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं। चलिए सॉरी, इसको थोड़ा ऊपर से लेते हैं, इस तरह से इसको ले लेना आपको। ठीक है जी, इस तरह से, है ना। तो ये सारी क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका आवर्धन क्षमता की फार्मूला हो गया। एक नोटेशन और लास्ट इसी में लिख लीजिए छोटा सा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? जो हमारी आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी? अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना पास से देखेंगे तो ब्लर दिखेगा, वो क्लियर नहीं दिखेगा, है ना। तो हमें क्लियर दिखने के लिए वस्तु को हमारी आंखों से कितना दूर होना चाहिए? तो कम से कम 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगा? डी इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना होगा जी? 25 सेंटीमीटर। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है स्पष्ट रूप से तो कम से कम आपको दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो आज की ये पूरी सभा समाप्त हो गई और आपका प्रकाश वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, है ना। प्रकाश में और किसी को दिक्कत परेशानी होगी या फिर कोई भी आपका परेशानी है या कहीं टॉपिक पे समझ में नहीं आया है तो बिल्कुल बताएंगे जी सभी लोग, है ना। चलिए, तो सबको क्लियर हुआ? यस और नो बताएंगे सभी लोग? सारे स्टूडेंट बताएंगे जी? सबको क्लियर हुआ जी? यस और नो? हाँ मेवती जी ठीक है, ओके ओके। चलिए तो आज की सभा यहीं समाप्त करें, बाकी नेक्स्ट डे करते हैं, है ना। चलिए ओके 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 सबको, फिर बाय बाय।
वेलकम सबको जी।